विजयादशमी पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अरुणाचल प्रदेश के तवांग में किया शस्त्र पूजन। कहा, सीमाओं के सुरक्षित होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय जगत में तेजी से बढ़ रही है देश की प्रतिष्ठा। कठिन परिस्थितियों में तैनात जवानों के जज्बे को सराहा। गुजरात दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गांधीनगर में किया खेल परिसर का शिलान्यास। कलोल में इफ्को के नैनो डीएपी संयंत्र का करेंगे लोकार्पण। देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है विजयादशमी का पर्व। जगह जगह रावण दहन की तैयारी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। इजरायल और हमास के बीच लगातार जारी संघर्ष के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति इजरायल दौरे पर तेल अवीव पहुंचे। शीर्ष नेतृत्व के साथ करेंगे मुलाकात। इजरायल फलस्तीनी संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 26 अक्टूबर को बुलाया विशेष सत्र। और खेल की खबरों में चीन में चल रहे पैरा एशियाई खेलों में भारत का शानदार प्रदर्शन जारी। प्राची यादव ने पैरा कैनोई और दीप्ति जीवन जी ने 400 मीटर T20 स्पर्धा में जीता स्वर्ण पदक। और क्रिकेट में वनडे विश्व कप में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आज बांग्लादेश और दक्षिण अफ्रीका आमने सामने। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का लिया फैसला। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। आप सभी को विजयादशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर हैं। अमित शाह ने गांधीनगर के पास मेहसाणा में खेल परिसर का शिलान्यास किया। ये खेल परिसर खेल विभाग और कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के सहयोग से शहरी खेल परियोजना के तहत बनने जा रहा है। इसके साथ ही गृह मंत्री अहमदाबाद में नैनो डीएपी तरल संयंत्र का लोकार्पण करेंगे। साणंद विधानसभा में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया जाएगा। और इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मानसा के बहुचर माताजी मंदिर में पूजा अर्चना की और आम लोगों के साथ दोपहर का भोजन किया। और उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विजयादशमी के अवसर पर तवांग में शस्त्र पूजा की। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश में अग्रिम क्षेत्रों का भी दौरा किया। इस दौरान सैन्य अधिकारियों ने रक्षा मंत्री को सीमा पार स्थिति की जानकारी भी दी। और रक्षा मंत्री ने तवांग युद्ध स्मारक पर देश की सेवा के लिए न्यौछावर होने वाले जवानों को श्रद्धांजलि दी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ रही है। साथ ही भारत की सैन्य शक्ति भी बढ़ी है। एक स्वाभिमान की भावना आपके अंदर होती है, वही यह जज्बा पैदा करती है। चाहे भले ही हमारी जान चली जाए, लेकिन हमारे देश की सीमा सुरक्षित रहनी चाहिए। और इसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत आजाद हुआ और उसी स्वाभिमान की भावना के कारण ही भारत की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी। और आपने सीमाओं को सुरक्षित बना रखा है। इसी कारण भारत की अंतर्राष्ट्रीय जगत में प्रतिष्ठा बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का कद यदि अंतर्राष्ट्रीय जगत में बढ़ा है, तो जो देश में आर्थिक विकास हुआ है उसका महत्व तो है ही, लेकिन आपने यदि देश की सीमाओं को सुरक्षित न रखा होता, आपका योगदान न होता, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि भारत का स्टेचर जो आज बना है सारी दुनिया वालों की नजर में, यह स्टेचर, यह कद न बन पाया।
और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी आईटीबीपी आज अपना 62वां स्थापना दिवस मना रही है। आईटीबीपी की स्थापना 24 अक्टूबर 1962 को भारत चीन युद्ध के दौरान की गई थी और यह एक सीमा सुरक्षा पुलिस बल है जो उच्च ऊंचाई वाले अभियानों में विशेषज्ञता रखता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आईटीबीपी के स्थापना दिवस पर आईटीबीपी कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, आईटीबीपी स्थापना दिवस के अवसर पर मैं आईटीबीपी कर्मियों की अदम्य भावना और वीरता को नमन करता हूं। वे हमारे राष्ट्र की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं के दौरान उनके सराहनीय मानवीय प्रयास राष्ट्र के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। वे इसी समर्पण और उत्साह के साथ सेवा करते रहें। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा, आईटीबीपी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ वर्षों में आईटीबीपी मानवीय शक्ति के तौर पर काफी विकसित हुआ है, जो कठोर जलवायु परिस्थितियों और दुर्गम इलाकों में देश की सीमाओं और महत्वपूर्ण हितों की रक्षा करता है। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए देशभक्ति के आदर्श के रूप में काम करता है। हमारे देश के हिमवीरों को सलाम। आगे की खबरों में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सऊदी अरब के रियाद में आज से शुरू हो रहे भविष्य निवेश पहल सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। अपने दौरे के दौरान पीयूष गोयल ने विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की। पीयूष गोयल ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बंगा से मुलाकात की तस्वीरें भी साझा की। और अब बात विजयादशमी की। देश भर में आज विजयादशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह पर्व रावण पर भगवान राम की विजय के उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, जिसका अर्थ बुराई पर सच्चाई की जीत है। और आज ही के दिन नवरात्र और दुर्गा पूजा भी संपन्न होती है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दशहरा पर लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अरुणाचल प्रदेश में सैनिकों के साथ शस्त्र पूजन कर चुके हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने आज नागपुर में विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत समेत सैकड़ों पदाधिकारी और स्वयंसेवक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इसके साथ ही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी मौजूद रहे। आरएसएस सरसंघ चालक मोहन भागवत ने गायक शंकर महादेवन का स्वागत किया। इस अवसर पर स्वयंसेवकों ने पथ संचलन भी किया। विजयदशमी के दिन ही आरएसएस अपना स्थापना दिवस मनाता है। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने विजयदशमी उत्सव के अवसर पर शस्त्र पूजा की। और सरसंघ चालक मोहन भागवत ने डॉक्टर हेडगेवार यानी जो आरएसएस के संस्थापक थे उनको पुष्पांजलि भी अर्पित की। और इस मौके पर आरएसएस प्रमुख ने कार्यक्रम को भी संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक पटल पर देश की बढ़ती ताकत को सराहा। मोहन भागवत ने कहा कि हमारा देश हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों के शास्त्र ज्ञान व तंत्र कुशलता के साथ नेतृत्व की इच्छा शक्ति जुड़ गई। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अंतरिक्ष युग के इतिहास में पहली बार भारत का विक्रम लैंडर उतरा। हमारा देश सब क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है, ये हम देख रहे हैं। आर्थिक स्थिति भी हमारी, हम 5वें नंबर पर 10वें से ऊपर उठकर आ गए इकोनॉमी। डिजिटल टेक्नोलॉजी का हमने उपयोग किया गरीबों के कल्याण में। सारी योजनाएं नीचे तक पहुंची, उसके लाभ, ये सारी बातें हमने की। स्टार्टअप्स की क्रांति जैसे हो गई सभी क्षेत्रों में, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, कृषि हो, स्पेस हो, डिफेंस हो, सर्वत्र ये प्रगति भी हमने देखी है। और सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि श्री राम
अपने देश के आचरण की मर्यादा के प्रतीक हैं, कर्तव्य पालन के प्रतीक हैं, स्नेह और करुणा के प्रतीक हैं। वर्ष 2025 से 2026 का वर्ष संघ के 100 वर्ष पूरे होने के बाद का वर्ष है। सभी क्षेत्रों में संघ के स्वयंसेवक कदम बढ़ाएंगे। प्रतिवर्ष भारतीयों का गौरव दुनिया में बढ़ रहा है। दानवता पर मानवता की पूर्ण विजय का ये जो विजय पर्व अपना विजयादशमी है, इस वर्ष की विजयादशमी में भी हम ये अनुभव कर रहे हैं। जैसे G20 की परिषद यहां पर हुई, वो तो प्रतिवर्ष होती है, लेकिन यहां पर हुई उसके एक विशेषता रही। उस परिषद में हमारे भारतीयों के आतिथ्य की बड़ी प्रशंसा हुई, उसका पहली बार उन्होंने अनुभव किया। हमारे विविधता की सजी संस्कृति का गौरव उन्होंने अनुभव किया। और इसी कार्यक्रम में अतिथि के रूप में उपस्थित प्रसिद्ध संगीतकार और गायक शंकर महादेवन ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हर समय देश की सेवा के लिए तत्पर रहता है। कोई भी आप धुन लेंगे तो उसके पीछे साइलेंटली खड़े हैं उसके सरगम, जो एक गीत को जान देती है और वो गीत को गीत बनाता है। जब मैं स्वयं सेवक को देखता हूँ, वो देश में कोई भी घटना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी ओकेजन हो, जब ज़रूरत है वो भी पीछे खड़े होके साइलेंटली अपने देश के लिए काम करते हैं। अगर हम कहेंगे कि हमारा देश एक गीत है, तो हमारे जो स्वयं सेवक हैं वो उसके पीछे के सरगम हैं, जो गीत को जान देते हैं। और इसी कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने मां सरस्वती पर एक श्लोक भी गाया। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देवै सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वक्त आ गया एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें आज की। अर्जुन, एग्जाम्स में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। हो बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। डेयरी क्षेत्र में कार्यरत पशुपालकों, तकनीशियनों तथा संगठनों के प्रयासों को प्रोत्साहन देने हेतु राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंतर्गत राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। ये पुरस्कार 3 वर्गों में सर्वश्रेष्ठ कार्यों और अमूल्य योगदान के लिए दिया जाता है। आवेदन करने के लिए www.awards.gov.in पर या अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर से संपर्क करें। आवेदन की अवधि 15 अगस्त से 15 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2023। स्वागत है ब्रेक का। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। आगे की खबरों में गुजरात के गांधीनगर में लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपना प्रेम अलग ही अंदाज में दिखाया है। महानवमी पर आयोजित महाआरती के दौरान प्रज्वलित 51,000 दियों में प्रधानमंत्री मोदी की झलक दिखाई गई। भाजपा नेता अनिल बलूनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका एक वीडियो शेयर किया है।
और सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में ज्वाला जी मंदिर में मां ज्वाला देवी की पूजा की। अनुराग सिंह ठाकुर ने देशवासियों को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। बुराई पर अच्छाई की जीत, झूठ पर सच्चाई की जीत, और इसी से हम प्रेरणा लेकर सब आगे बढ़े। और मैं देशवासियों को अपनी ओर से विजयदशमी की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। माँ ज्वाला जी के दरबार से यही कहूँगा कि हमारा देश आगे बढ़ता रहे, मेरा प्रदेश हिमाचल प्रदेश भी खूब तरक्की करे और माता ज्वालामुखी की आशीर्वाद हम सब पर बने। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर स्थित गोरखनाथ मंदिर में आज भगवान श्रीनाथ की पूजा अर्चना की। योगी ने पूरे विधि विधान के साथ ये पूजा अर्चना की। और अब बात खास रामलीलाओं की। दिल्ली के लाल किला परिसर में आयोजित होने वाली लव कुश रामलीला वैसे तो काफी लोकप्रिय है, लेकिन इस बार इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने महर्षि विश्वामित्र का शानदार किरदार निभाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रामलीला में दिल्ली भाजपा के वरिष्ठ नेता विजेंद्र गुप्ता ने भी राजा जनक का किरदार निभाया। लव कुश रामलीला में किरदारों के मंचन के विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और विजेंद्र गुप्ता से। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने रामायण में विश्वामित्र का किरदार निभाया। आइए बात करते हैं किस तरह ये सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने का जरिया बनेगी और इस किरदार के जरिए वो एक राष्ट्र को क्या संदेश देंगे। सर, आपने राजनीति में जिस तरह शुचिता और नैतिक मूल्यों का पालन किया है, इसके जरिए क्या संदेश देंगे? आपने ये किरदार निभाया, इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, महर्षि विश्वामित्र जो एक बहुत ही संत, ऐसे संत जिनकी तपोभूमि सिद्धाश्रम बक्सर रही है, जहाँ से मैं सांसद हूँ, मुझे गर्व है। और मेरा कहा जाए कि जिस तपोभूमि में भगवान श्री राम को और लक्ष्मण को लेकर के आए राजा दशरथ से, और फिर उन्होंने तारिका का वध कराया, शुबाहु का वध कराया, मारीच को सज्जोजन पार बांध से मार गिराया, तो असुरों का किस प्रकार से नाश हो सकता है इस धरती पर। और सदियों तक ये संदेश जा रहा है, जाएगा कि असुरों का संहार सुनिश्चित है। सनातन संस्कृति हमारा शाश्वत है, शाश्वत बना रहेगा। हमारे साथ दिल्ली से विधायक विजेंद्र गुप्ता जी मौजूद हैं। इन्होंने भी एक महत्वपूर्ण किरदार निभाया है जनक का। क्या भूमिका इनकी है और इससे क्या संदेश ये देंगे? सर, आपने जो किरदार निभाया है, इसमें आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिका है और क्या संदेश आप देंगे? राजा जनक की भूमिका सीता के स्वयंवर को लेकर है। सीता राजा जनक की पुत्री है और जिसके कारण वो चिंतित हैं, और जनक दरबार में सीता स्वयंवर को लेकर दुनिया भर के राजा उपस्थित हो रहे हैं और राजा अब जनक दरबार की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। गौतम ऋषि के द्वारा जो शापित थी माता अहिल्या, उनका भी उद्धार भगवान श्री राम के चरणों से, धूल से, वहाँ रथ से माता अहिल्या का उद्धार उसी बक्सर में, अहरोली में हुआ। ये हम सब लोगों के लिए बड़ा गर्व का विषय है। आने वाले सदियों तक नारी शक्ति का सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये थे केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, जिनका मानना कि रामायण में विश्वामित्र का किरदार निभाकर इन्होंने रामलीला के जरिए न केवल भारत की सदियों पुरानी सांस्कृतिक समृद्धता को संजोए रखने का एक संदेश दिया है, वहीं दूसरी ओर विविधता में एकता के जरिए एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को सच्चे मायनों में साकार करने का महत्वपूर्ण काम भी किया है। मेरे सहयोगी कैमरामैन ललित के साथ में ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। तो राजनीति की ये धुरंधर खिलाड़ी रामलीला के किरदार में।
और अब कुछ चुनावी बातें। बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार पर करारा निशाना साधा है। ईडी ने राज्य में चावल घोटाले को लेकर कार्रवाई की है और इस बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग से अपील की है कि चावल घोटाले का 175 करोड़ रुपए चुनाव में इस्तेमाल ना हो, ये जरूरी है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार पर करारा निशाना साधा। ईडी ने छत्तीसगढ़ में लगातार 14 छापे किए। छापे के बाद अरेस्टिंग की और अरेस्टिंग में पता चला कि 175 करोड़ रुपए का चावल में सब्सिडी घोटाला हुआ। ये वो पैसा था जो किसानों को जाना था और किसानों को ना देके 175 करोड़ रुपए की पेमेंट शीर्षस्थ अधिकारियों को की गई है। और इस मामले में चावल बोर्ड, अन्य चावल राइस कंपनियां, उन सबको अभियुक्त बनाया गया है। ये 175 करोड़ रुपए कहां जा रहे हैं? मुख्यमंत्री का कार्यालय इसमें सीधे इन्वॉल्व है। इन्हीं पैसों से धर्मांतरण का खेल हो रहा है, इन्हीं पैसों को चुनाव में इस्तेमाल किया जाएगा। हम आपके माध्यम से चुनाव आयोग से अपील करते हैं कि इस पैसे की ट्रांजैक्शन पर कड़ी नजर रखी जाए, क्योंकि ये पैसे मध्य प्रदेश में भी ट्रांसफर किए जाने की आशंका है। और अब बात तूफान हमून की। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में बना चक्रवाती तूफान हमून अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदल गया है। इसके उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने तथा खेपुपारा और चटगांव के बीच बांग्लादेश के तटीय क्षेत्र को कल पार करने की संभावना है। इस बीच अरब सागर में चक्रवात तेज यमन के तटीय क्षेत्र को पार कर गया है। इसे कमजोर पड़ने की आशा है। तेज और हमून चक्रवात को हिंद महासागर में बने दो चक्रवात के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे दो चक्रवाती तूफान लुबान और तितली 2018 में एक साथ आए थे। अंतर्राष्ट्रीय जगत की कुछ बड़ी खबरें। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों इसराइल के दौरे पर हैं। उन्होंने इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात की। 7 अक्टूबर के हमास के आतंकी हमले और उसके बाद गाजा में इजराइल की जवाबी कार्रवाई के बीच मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो Hamas is the test case of civilization against barbarism. Mr. President, you and the French people have known the horror of terrorism. You experienced it in Nice and Lyon, in Paris. You refuse to tolerate it. और इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो इसराइल फलस्तीनी संघर्ष पर 26 अक्टूबर को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। सोमवार को प्रतिनिधिमंडलों को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अरब समूह के अध्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महमूद हमूद और मॉरिटानिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सिदी मोहम्मद लगदाब से 19 अक्टूबर को एक पत्र मिला था। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस ने घोषणा की है कि वो इजराइल फलस्तीनी संघर्ष पर 26 अक्टूबर को महासभा के 10वें आपातकालीन विशेष सत्र को फिर से शुरू करेंगे। सोमवार को प्रतिनिधिमंडलों को लिखे एक पत्र में उन्होंने कहा कि उन्हें अरब समूह के अध्यक्ष और इस्लामिक सहयोग संगठन के अध्यक्ष के रूप में जॉर्डन के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत महमूद हमूद और मॉरिटानिया के संयुक्त राष्ट्र के राजदूत सिदी मोहम्मद लगदाब से 19 अक्टूबर को एक पत्र मिला था। और अब खबर खेल के मैदान से। क्रिकेट विश्व कप में आज दक्षिण अफ्रीका और बांग्लादेश की टीम मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने है। ताज़ा समाचार मिलने तक दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट खोकर 107 रन बना लिए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। हेंड्रिक्स 12 रन बनाकर शोरीफुल इस्लाम का शिकार बने। वैंडर दूसरे सिर्फ 1 रन बनाकर ही चलते बने। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।